हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं विपिन चंद्र जोशी पुनः आपके साथ नवज्योति ग्लोबल स्कूल्स मोना जयती पहाड़ पानी की डिजिटल फोटो। गाइस, क्लास सेवन्थ चैप्टर नंबर 4 एयर ज्योग्राफी की हम बात कर रहे हैं। पुनः मैं दोहरा रहा हूँ, क्लास सेवन्थ ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 एयर की हम बात कर रहे हैं। और कल जैसे कि हमने इससे पहले मालूम किया था एयर की परतों के बारे में, अब हम बात करते हैं एयर प्रेशर के बारे में। अच्छा, वायु दाब क्या होता है। सो गाइस, ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं में लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज विवरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उड़ती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु दाब उच्च दाब क्षेत्र के निम्न दाब क्षेत्र पर गमन भी करती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसको आपको जानना होगा। गाइस, अब बात करते हैं हम विंड की। डू यू नो में आप देख लीजिए, पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी यानी पछुआ पवन भी कहते हैं। तो जरा हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि विंड किसे कहते हैं। तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। आप पवन को कम करते देख सकते हैं जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुर को उड़ाते हुए देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसमें विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। 3 अन्य उदाहरण भी सोचिए। 3 प्रकार के इसको हम डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले है परमानेंट विंड्स किसे कहते हैं, स्थायी पवनें किसे कहते हैं। तो व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। वे वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। दूसरा, सीजनल मौसम में ये पवन विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। तीसरा जो है लोकल विंड, वे पवनें छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री शमीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है, जिसे हम लू भी कहते हैं। गाइज, यहाँ पर देखिए साइक्लोन, यहाँ पर एक चक्रवात भी दिखाया जाता है जो किस तरीके से आया है उसकी स्टोरी भी यहाँ पर बताई गई है। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा उड़ीसा में कि किस तरह से ये घटना वहाँ पर हुई थी और कैसे लोगों ने इसको सही से किया हुआ था। बात करते हैं मॉइस्चर्स की, जिसको हम आर्द्रता कहते हैं। गाइज, अब तो ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि मैं आपको फिर पुनः बता रहा हूँ। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जल ऐसे से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सुखाने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प उड़ता है, हम बात करें जब ये उड़ता है, वेपोर उड़ता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंद इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर ना सकें, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। तो क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: शहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवाती वर्षा। टाइप्स ऑफ रेनफॉल: द कन्वेक्शनल रेनफॉल, द ओरोग्राफिक
ट्रॉपिक रेनफॉल एंड द साइक्लोनिक रेनफॉल, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद गाइस, पौधे तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है, और इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ भी आ जाती है। सो गाइस, ये चैप्टर नंबर आपका 4 यहीं फिनिश होता है। इसका असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉल करके फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। 9456501833 9456501833 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। और कहीं पर भी कोई कमेंट्स या कोई ऐसी दिक्कत जो आप नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मुझे बाय व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। बशर्ते चैप्टर्स को आप गहनता से पढ़ेंगे, कल के दिन आप ये ना कहें कि ये चैप्टर्स हमको अच्छे से नहीं एक्सप्लेन किया गया है। मेरी कोशिश ये है कि पूरा चैप्टर्स मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और क्लास 6 आपको बता रहा हूँ कि क्लास 7th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4th एयर, पुनः सुन लें, क्लास 7th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4th एयर यहीं फिनिश होता है। कल हम लेके आएंगे चैप्टर नंबर 5। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिस्टिंग एंड वॉचिंग। थैंक यू गाइज, थैंक यू।